Okay, so I welcome everybody on this webinar. This is our second day for IS 15820-2009. कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं IS 15820। इसका टाइटल है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑन ऑपरेशन ऑफ असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स, यानी असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर की स्थापना और कार्यशैली के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स इसमें दी गई हैं। रेफरेंस इस 4 स्टैंडर्ड के 17, 18, 2112 और 213 उस समय पे जो एडिशन इसके उस समय में थे वो सामने लिखे हुए हैं। इसको ब्रॉडली दो भाग में हम डिवाइड करें। पहला है मैनेजमेंट्स और सेकंड है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में ये पूरा स्टैंडर्ड हमारा कवर हो जाता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, उसके 15 सब क्लॉज है। ये स्क्रीन के ऊपर है मेरी। ये 15 जो सब क्लॉज है उसमें से हम एक एक करके शुरू कर रहे हैं। कर 4.1 ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था हमने देख लिया था। आज हम 4 देखेंगे। This is clause 4.2 and this is about management। यानी कल हमने संस्था देखा, संस्था यानी हमारा हॉलमार्किंग सेंटर, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो हमने कल देखी। आज हम मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे। संस्था तो हो गई, अब उसका मैनेजमेंट कैसा रहेगा उसके बारे में है। हाँ, तो देखिए वी आर स्टार्टिंग नाउ। हॉलमार्किंग की जो एक्टिविटी है उसकी क्वालिटी का अश्योरेंस देने के लिए सेंटर के पास क्या होना चाहिए? नंबर 1, एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन मैनेजमेंट सिस्टम एप्रोप्रिएट टू असेइंग एंड हॉलमार्किंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो असेइंग और हॉलमार्किंग की जो हमारी एक्टिविटीज है उसके अनुकूल हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम को पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एस्टैब्लिश यानी पेपर के ऊपर लेनी पड़ेगी। फिर उसको इम्प्लीमेंट यानी सेंटर में एक्चुअल उसको लागू करना पड़ेगा। एंड मेंटेन, और उसके बाद उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 4.2.1 की। एंड सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट इट्स पॉलिसीज, सिस्टम्स, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द एक्सटेंट नेसेसरी। यानी हमने जो मैनेजमेंट सिस्टम अपनी डिसाइड की है उसकी हमें ये सारी चीजें ऑन पेपर लेनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट यानी उसको ऑन पेपर करना पड़ेगा जितनी भी वो संभव है, टू द एक्सटेंट नेसेसरी, यानी जितना ज्यादा हम उसको कर सकते हैं उतना ज्यादा। तो उसमें क्या क्या है? सबसे पहले आती है पॉलिसीज, दूसरी आती है सिस्टम्स, तीसरा प्रोग्राम्स, चौथी आती है प्रोसीजर्स और आती है वर्क इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इतनी चीजों को कम से कम हमें उसमें लेना है। ना 4.2.2 ये क्या कहता है? सेंटर को अपनी क्वालिटी मैनुअल प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट को ये चीजें डिफाइन करनी है और उसको डॉक्यूमेंट करनी है। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 इज क्वालिटी पॉलिसी, अपनी क्वालिटी पॉलिसी, दूसरी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की पर्सनल, यानी स्टाफ के जो की पर्सन है उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी वो। ये 3 चीज हमें अपनी क्वालिटी मैन्युअल के अंदर यानी टॉप मैनेजमेंट को डिफाइन भी करनी है
और डॉक्यूमेंट भी करनी है। इसमें क्या जरूरी है कि क्वालिटी पॉलिसी का जो स्टेटमेंट होगा उसके अंदर कम से कम ये इतनी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेंटर कैसे करेगा वो उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड, क्वालिटी ऑफ इट्स टेस्टिंग इन सर्विसिंग इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर को सर्विस देते समय टेस्टिंग की क्वालिटी कैसी रहेगी वो है। एंड थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ सेंटर्स स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, सेंटर की सर्विस का स्टैंडर्ड क्या होगा वो। ये तीन चीजें हमें क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखनी ही लिखनी है। टॉप मैनेजमेंट shall ensure that policy is understood, implemented and maintained at all levels। आपने पॉलिसी बना दी, इसका मतलब जॉब खत्म नहीं हो गया। टॉप मैनेजमेंट को ये गारंटी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस देना पड़ेगा कि उस पॉलिसी को सभी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझ चुके हैं, यानी अंडरस्टूड, इंप्लीमेंट कर चुके हैं, लागू कर चुके हैं और मेंटेन हो रही है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट shall प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, टॉप मैनेजमेंट को इन चीजों का एविडेंस देना ही देना है। नंबर 1, कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैनेजमेंट सिस्टम पेपर पे बनाई थी और उसको लागू किया है उसके लिए उनका कमिटमेंट कि वो आगे डेवलप भी होगी और इंप्लीमेंट भी जिस तरह से की है उसी तरह से रहेगी। और दूसरी चीज, वो कंटिन्यूअली इंप्रूव होगी अपनी इफेक्टिवनेस में, यानी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी असरकारकता जो है वो हरदम हर समय कंटिन्यूअली इंप्रूव यानी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ये सब चीजें हम इंटरनल क्वालिटी ऑडिट जो करते हैं उससे मालूम पड़ती है। 4.2.5 इज टॉप मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना है। इंपॉर्टेंस, किस चीज का इंपॉर्टेंस, टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों का जो है वो कम्युनिकेट करना है। नंबर 1 की रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। दूसरा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो। एंड थर्ड वन इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी हमारी रेगुलेटरी कौन सी है, BIS है, अब शायद PCB भी हो जाएगा, भविष्य में कोई और भी हो सकता है। तो ये हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी है। ये तीन रिक्वायरमेंट टॉप मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। 4.2.6 द क्वालिटी मैनुअल सेल, क्वालिटी मैनुअल में क्या होना चाहिए, इंक्लूड और मेक रेफरेंस टू सपोर्टिंग प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग टेक्निकल प्रोसीजर्स। हम जो भी कार्य करते हैं रिसीविंग से डिलीवरी तक का, उसमें कई जगह पर हमें प्रोसीजर लिखनी पड़ती है जो आपके क्वालिटी मैनुअल में ऑलरेडी है ही। वो जो प्रोसीजर है वो हमें सपोर्टिंग प्रोसीजर्स और टेक्निकल प्रोसीजर्स है, वो सारी की सारी हमें जहां जहां जरूरत है वहां वहां उसको अपनी क्वालिटी मैनुअल में इंक्लूड करना है। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं। पहला तो आप 15820 में जहां जहां लिखा प्रोसीजर वहां पर आप प्रोसीजर बनाइए और वो अपनी क्वालिटी मैनुअल में इंक्लूड कीजिए। और दूसरा तरीका है उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये भले ही यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन ये प्रोसीजर मुझे लिखनी चाहिए तो मेरी संस्था के लिए सपोर्टिव और अच्छी रहेगी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो क्वालिटी मैनुअल में सबसे पहले जहां जहां स्टैंडर्ड बोलता है वहां और जहां जहां संस्था को दरकार लगती है वहां प्रोसीजर्स मेंशन करनी है। और दूसरा है आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। पूरी की पूरी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाई है संस्था ने उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्वालिटी मैनुअल के अंदर आउटलाइन होना चाहिए। ठीक है, आपका लेवल 1 डॉक्यूमेंट क्या होगा, लेवल 2 क्या होगा, लेवल क्या होगा, वो सब आपको उसके अंदर क्लियरली स्ट्रक्चर करके बताने हैं।
अब देखिए हम रिसिप्ट से डिलीवरी तक का जो काम करते हैं उसके अंदर देखिए 4.2 कंप्लीट हो गया है, 4.3 आ रहा है। दिस इज न्यू क्लॉज एंड दैट इज अबाउट डॉक्यूमेंट कंट्रोल। हम अपनी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर काफी डॉक्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे कंट्रोल करना है वो ये एंटायर क्लॉज में दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिसिप्ट से लेकर डिलीवरी का जो हम करते हैं उसके अंदर सेंटर की पूरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें केवल दो तरह के डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। सबसे पहले है इंटरनली जो जनरेट होते हैं, यानी जो हम जनरेट करते हैं अपने सेंटर में, जैसे कि फॉर्मेट्स है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, वो हमारे इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से जो आते हैं, जिसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड्स। हमारे पास वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं, आईएस स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं अलग अलग, जैसे बीआईएस के रेगुलेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, मैनुअल है हमारे पास, हमारे जितने इक्विपमेंट है उनकी मैनुअल है। इस तरह से कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेस से हमारे पास आते हैं। केवल ये दो तरह की डॉक्यूमेंट हॉलमार्किंग सेंटर में जनरेट होते हैं। तो 4.3.1 क्या कहता है इसके बारे में? सेंटर को एस्टैब्लिश करना है और मेंटेन करना है क्या चीज? प्रोसीजर्स को, टू कंट्रोल ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ये जितने भी डॉक्यूमेंट चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, इनको कंट्रोल करने के लिए सेंटर को प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी है और उसको मेंटेन करनी है। ये जो प्रोसीजर्स हम एस्टैब्लिश करेंगे उसके अंदर हम क्या क्या रखेंगे? तो सबसे पहला है उसका एस्टैब्लिशमेंट, अप्रूवल एंड इश्यू। वो एस्टैब्लिश करेंगे, उसको एस्टैब्लिश करने से पहले अप्रूव करेंगे और उसको इशू करेंगे। ये आप अपने कितने भी फॉर्मेट्स आप अपने देखेंगे ना, उसमें ऊपर जो टेबल होता है, ऊपर जो बॉक्स होता है, उसके अंदर इश्यूड बाय, अप्रूव्ड लिखा हुआ होता है, प्रिपेयर्ड बाय भी होता है। तो वो ये बताता है एस्टैब्लिशमेंट, अप्रूवल एंड इशू। उसके बाद मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे वो भी हमें अपने उसके अंदर लिखना है कि हमें डॉक्यूमेंट किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे। अगर कोई डेटा हमें रिट्रीव करना है तो वो रिट्रीव, जैसे समझ लीजिए कि ऑडिट के समय पे कोई ऑडिटर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे फायर नंबर सो एंड सो, भाई 1050 नंबर की फायर जो है आपकी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो आपके पास होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट आप उस पर्टिकुलर साइकिल के जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी आप उसके सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज रिट्रीवल ऑफ डेटा। फिर आता है चेंजेस। डॉक्यूमेंट आज हमने बना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिंदगी भर चलेंगे। जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जाएगी या नीड के अंदर कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ऐड होगी, ऐसे ऐसे चेंजेस जरूरी होंगे। तो वो चेंजेस होंगे तो वो भी हम कैसे करेंगे वो भी मेंशन करना है। और लास्ट में है डिस्पोजल। जो डॉक्यूमेंट को हमें डिस्पोज करना है, काम का नहीं रहा, आपको यूज का नहीं रहा, तो उसका डिस्पोजल का भी हमें प्रोसीजर बनाना है, कैसे हम डिस्पोज करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट पे लागू होगा। इतनी चीजें हमें डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसीजर को बनाकर मेंटेन करनी है। 4.3.2 हमारा डॉक्यूमेंट अप्रूवल एंड इशू है, ठीक है। उसका पहला क्लॉज, सब क्लॉज है, वो क्या कहते हैं? ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर यूज बाय ऑथोराइज्ड पर्सनल प्रायर टू इशू। कोई भी डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट आप अपनी संस्था में यूज करने के लिए इशू करेंगे, उससे पहले उसका रिव्यू होगा और उसको अप्रूव किया जाएगा। किसके द्वारा? इसके लिए आपने जिसको ऑथोराइज किया होगा उस पर्सन के द्वारा, ठीक है। और ये ऑथोराइज पर्सन या तो सीईओ होता है या एमआर होता है। सेकंड वन इज a master list of all documents identifying current revision status and distribution shall be established and readily available to preclude the use of invalid or obsolete document। आपकी संस्था में चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, उसका एक मास्टर लिस्ट आपको मेंटेन करना है, जिसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में उसका करंट रिवीजन स्टेटस, कौन सा रिवीजन उसका अभी यूज में है, वो आपको लिखना है। और वो रेडीली अवेलेबल हर एक वर्क स्टेशन पे आपके होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? ताकि अगर किसी के पास पुराना कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, ये लेटेस्ट नहीं पड़ा, तो वो पुराने डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करे, प्रिक्लूड द यूज, यानी उसका यूज हमें नहीं हो, उसके लिए ये मास्टर लिस्ट हर एक वर्क स्टेशन पे हमको रखना है। इसी में डॉक्यूमेंट अप्रूवल एंड इशू में आगे कंटिन्यू है, सेकंड सब क्लॉज है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल की जो प्रोसीजर हम बनाएंगे उसके अंदर इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। उस प्रोसीजर में सबसे पहली है कि सभी वर्क स्टेशंस पे लेटेस्ट एडिशंस डॉक्यूमेंट के अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड नंबर है, डॉक्यूमेंट्स को हमें समय समय पर रिव्यू करने हैं और जहां पर हमें जरूरत लगती है, वेयर नेसेसरी, हमें उनको रिवाइज करना है, ताकि हम ये एश्योरेंस दे सके, ये गारंटी दे सके कि हम अपनी जो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स, हमारे संस्था की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सूटेबल और वो कंप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए उनको रिव्यू भी करना है, जहां जरूरत लगी वहां पर हमको चेंज करना है अकॉर्डिंगली। इनवैलिड ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट्स जो भी है, यानी जो पुराने डॉक्यूमेंट हो गए वो इनवैलिड या ऑब्सोल्यूट कहे जाते हैं। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें सभी जगह से रिमूव कर देना है, और नहीं तो अगर रिमूव नहीं करते तो हमें उनका गलत इस्तेमाल नहीं हो, वो कैसे करेंगे हम प्रिवेंट, उसका प्रोसीजर के अंदर वर्णन करना है। लेकिन इसमें बेटर यही होता है कि हम इसको रिमूव कर दें, अपनी प्रोसीजर में यही लिखें कि हम इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर देंगे। अच्छा, उसके अंदर एक चीज और होती है जो लास्ट क्लॉज में लिखा है कि इनवैलिड या ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमें कभी कभी लीगल पर्पस के लिए या अपने खुद के नॉलेज पर्पस के लिए, कि भाई पहले क्या था इस डॉक्यूमेंट में और उसमें अब मैंने क्या चेंज करा है और अप्रूव किया है, वो जानना हमें भविष्य में कभी कभी जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर हम रिटेन करते हैं लीगल पर्पस या नॉलेज पर्पस के लिए, तो हमें उसको उस तरह से मार्क करना है। और उसको मार्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपना जो ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है उसको रेड पेन से स्ट्राइक मार के ऊपर ऑब्सोल्यूट लिख दे या ऑब्सोल्यूट का स्टैंप मार दे, और उसी के ऊपर उसका जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसका कॉपी रख दे और उसमें हाईलाइट कर दे कि इसके अंदर आपने क्या चेंज किया था। दिस इज द बेस्ट वे टू कीप इट। ओके, डॉक्यूमेंट अप्रूवल एंड इशू में नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.3.2.3, दैट इज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी मैनेजमेंट सिस्टम में है वो सभी यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। समझ गए? यानी जैसे मेरा नाम अश्विन है तो अश्विन है, आपका नाम नीलम भाई है तो नीलम है, ठीक है? यानी इसी तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम ये 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट की इश्यू डेट, किस डेट को वो इश्यू किया गया। दूसरा, उसका रिवीजन नंबर, कौन सा रिवीजन नंबर है वो। तीसरा है उसके पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है। चौथा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, उस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं। या तो आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताइए या तो आप इस तरह की निशानी रखिए ताकि पता चले कि डॉक्यूमेंट का ये लास्ट पेज या एंड आ चुका है। और पांचवा है इश्यूइंग अथॉरिटी, उस डॉक्यूमेंट को किसने इशू किया है। कम से कम इन 5 चीजों को हमें हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर बताना ही है, तभी वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। ओके, अब डॉक्यूमेंट कंट्रोल में लास्ट स्टेज जो है वो है डॉक्यूमेंट चेंजेस। डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस जो करने हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी स्टैंडर्ड में क्लियर बता रखा है। तो सब क्लॉज पहला है चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट शैल बी डन बाय द सेम फंक्शन दैट परफॉर्म द ओरिजिनल रिव्यू। जिन जिन डॉक्यूमेंट में आपको जो भी चेंज करना है वो उसी फंक्शन के द्वारा किया जाएगा। फंक्शन यानी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जो ऑथोराइज पर्सनल होगा उसकी बात है।
ये किसका म्यूट नहीं है? प्लीज म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है दूसरों को। प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। ओके। तो ये उसी ऑथोराइज पर्सनल को करना है जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाया था। और उसमें दूसरी चीज है अनलेस स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड अदरवाइज। अब समझिए, ऑथोराइज पर्सनल आपके वहां पर कोई स्टाफ मेंबर है, तो वो हो सकता है जब जब उसने उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया था तब वो आपके वहां था, और चेंजेस किया तब वो आपके वहां नहीं है। ये हो सकता है, इसीलिए आप अपनी क्वालिटी मैनुअल में ये प्लीज आप म्यूट क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। ये गंगा हॉलमार्किंग सेंटर जो है बार बार अनम्यूट हो रहा है। ओके सी, देखिए डिस्टरबेंस होता है बार बार, होस्ट को या तो मुझे म्यूट करना पड़ता है। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, सब म्यूट रहिए प्लीज। अभी किसी को नहीं बोलना है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है, तभी हम बोलेंगे, तभी सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे एक के बाद एक। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग। तो ऐसे केस में हम अपनी मैनुअल के अंदर डॉक्यूमेंट कंट्रोल के क्लॉज में हम ये लिख सकते हैं कि भाई सेम फंक्शन की जगह पर हम स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड किसी को करेंगे कि ये बंदा कर सकता है, तो वो उस हिसाब से हमें प्रोसीजर के हिसाब से डॉक्यूमेंट चेंज करने रहेंगे। उसका सेकंड सब क्लॉज है 4.3.3.2। अगर डॉक्यूमेंट आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम में यानी सॉफ्ट कॉपी आप मेंटेन करते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रोसीजर बनानी है, करना है कि आप सॉफ्ट कॉपी को किस तरह से कंट्रोल लेंगे और किस तरह से उसको बनाएंगे। ये आपको उसके अंदर अलग से मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.3 क्लॉज था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स का। एंड नेक्स्ट क्लॉज इज 4.4, दैट इज रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी आपके पास जो सामान हॉलमार्किंग के लिए आएगा वो आपका इश्यू वाउचर में आता है, उसको रिक्वेस्ट कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, उसका रिव्यू करना है, ये कंपलसरी है हमारे लिए। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्लॉज देखते हैं 4.4.1। Center shall ensure that assaying and hallmarking is done for jewelry artifacts offered by certified jeweler only। ये सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो BIS द्वारा सर्टिफाइड ज्वेलर है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ज्वेलरी को हमें असेइंग और हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार करना है और असेइंग एंड हॉलमार्किंग करनी है। ऐसे जितने भी ज्वेलर्स आप हैं उनका हमें एक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्लॉज 4.4.2, सेंटर के पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यों? ताकि वो BIS की वेबसाइट या BIS के सर्वर को एक्सेस कर सके और ऑनलाइन रिक्वेस्ट सर्टिफाइड ज्वेलर्स के पास से रिसीव कर सके। ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हुई है। जिस समय पे सॉफ्टवेयर, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा, उस समय पे ये शुरू हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड में अभी से इसको कवर कर लिया है ताकि तब चेंज नहीं करना पड़े। नेक्स्ट सब क्लॉज 4.4.3 उसका सेंटर सेलेक्ट ओनली सच ज्वेलरी और आर्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग हॉलमार्क। यह उसमें 1417 में भी देखा था, आपको सिर्फ वही ज्वेलरी एक्सेप्ट करनी है जिसके ऊपर हॉलमार्क के चारों कंपोनेंट अप्लाई करना आपके लिए संभव हो। सेंटर सेल एंश्योर दैट ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स आर assayed and hallmarked following the requirements of this IS and delivered to client maximum within 48 hours। हमें ये भी एश्योरेंस देना है कि जो भी ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स हमारे पास असेइंग या हॉलमार्किंग के लिए आते हैं, उनको हमें ये जो स्टैंडर्ड 15820 है, इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर उसको टेस्ट करना है और क्लाइंट को हम मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर वो मटेरियल डिलीवर कर देना है। दिस इज अवर मैक्सिमम टाइम लिमिट। 48 घंटे से ज्यादा हम ज्वेलरी अपने वहां नहीं रख सकते।
4.4.5 है ये सब क्लॉज इसका। सेंटर सेल टेक undertake the assaying of jewelry samples from common consumers on priority on chargeable basis। यानी स्टैंडर्ड हमको ये बताता है कि यदि आपके पास कॉमन कंज्यूमर यानी एंड यूजर कोई आता है तो उसके पास से आपको ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स जो है वो हॉलमार्किंग करने के लिए नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसका हम असेइंग कर सकते हैं। तो वो ज्वेलरी हमें कंज्यूमर के पास से स्वीकार करनी है और उसको प्रायोरिटी पे उसको हमें टेस्टिंग करके देना है और उसका चार्ज हम ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज BIS के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, वो हम पर छोड़ दिया गया है कि हम कितना चार्ज उससे लेंगे। ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और हमें कंपलसरी हमारे लिए मैंडेट है कि जब भी हम ऐसी ज्वेलरी कॉमन कंज्यूमर से लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें उसको उसका रिपोर्ट असे रिपोर्ट लिखित में देना ही देना है। अगर गोल्ड की ज्वेलरी है तो 1418 के हिसाब से रिपोर्ट देंगे, सिल्वर की है तो 2113 के हिसाब से। और वो रिपोर्ट जो देंगे उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें देना पड़ेगा, वो हमें उस ज्वेलरी आर्टिकल जो हमने टेस्ट किया है उसके ऊपर हमें मार्क भी करना है। ये रिक्वायरमेंट बताता है स्टैंडर्ड। ओके। इसी क्लॉज का नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.4.6। हम जो रिक्वेस्ट हमारे पास हॉलमार्किंग के लिए आएगी उसके लिए हमें एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड बताता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी है, तो यहां पर आपको कंपलसरी अपनी क्वालिटी मैनुअल के अंदर प्रोसीजर उसकी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। उस प्रोसीजर के अंदर कम से कम ये जो नीचे बताई गई है इतनी चीजें तो हमें इंक्लूड करनी ही करनी है। अगर इसके अलावा भी कोई चीज आप इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इतनी तो हमें करनी ही है। सबसे पहली रिक्वेस्ट सर्टिफाइड ज्वेलर की ही हो। दूसरी चीज, जो सर्टिफिकेट ज्वेलर का है उसकी वैलिडिटी और उसका स्कोप, ये भी उसके अंदर हमें प्रोसीजर में लिखना है कि वो हम देखेंगे। तीसरा है ज्वेलरी आर्टिफैक्ट के ऊपर अगर कोई भी मार्किंग है तो उसका रिव्यू हम कैसे करेंगे और किस किस चीज को हम डिस्कार्ड करेंगे, अगर मार्किंग डिस्कार्ड करेंगे वो भी उसमें मेंशन करना है। जो हमने देखा था आगे के स्टैंडर्ड में तो काफी रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे KDM नहीं लिखना होना चाहिए, प्योरिटी मार्क नहीं होना चाहिए, दूसरा मार्क नहीं होना चाहिए, वो काफी चीजें हैं, वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। चौथा है क्वांटिटी इन नंबर्स, यानी क्वांटिटी जो आपके पास आ रही है वो संख्या में हम देखेंगे और डिक्लेयर्ड फाइननेस भी, उसकी डिक्लेयर्ड फाइननेस भी हम ज्वेलर के पास से लेंगे। चौथा है डिजाइन फॉर आर्टिफैक्ट्स। अगर आपके पास कोई शिल्प कृति आती है, आर्टिफैक्ट्स आता है, मेडलियंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं, अगर वो किसी भी देश की करेंसी को रिजेंबल करते हैं तो हमें उसको हॉलमार्किंग के लिए एक्सेप्ट नहीं करना है, ये भी प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा। फिर CRMs की हमारी जो अवेलेबिलिटी है उसकी हमारी कैपेबिलिटी क्या रहेगी वो भी लिखना पड़ेगा। डिलीवरी टाइम और शेड्यूल क्या है वो भी, हमारी कैपेबिलिटी क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। डिलीवरी मोड क्या रहेगा, हॉलमार्किंग और डिलीवरी चार्जेस कैसे रहेंगे वो भी हमें उसमें मेंशन करना है। सेंटर को हर एक सर्टिफाइड ज्वेलर के पास से, जो उसके पास पहली बार हॉलमार्क करवाने आएगा उसके पास से उसको एक अंडरटेकिंग कंपलसरी लेना रहेगा। उस अंडरटेकिंग के अंदर उस ज्वेलर से उसने जो अपना लोगो BIS को डिक्लेयर किया है वो उसको डिक्लेयर करके हमें देना पड़ेगा, वो भी प्रोसीजर में हमें मेंशन करना है। और लास्ट में है ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स के ऊपर KDM मार्क नहीं होना चाहिए। इतनी चीजें हमें कम से कम प्रोसीजर में लेनी है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, उसके लिए आपको छूट है। ओके, रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट का ये क्लॉज है 4.4.7। हम जो भी मटेरियल हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आती है हॉलमार्किंग के लिए, आप समझिए एक लॉट किसी ज्वेलर का आया तो वो हमारा एक रिक्वेस्ट हो गया या हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
तो उसको हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी रिसीविंग से डिलीवरी तक का जो हम उसका काम कर रहे हैं, उसमें हमें ये रिकॉर्ड्स हमें करने ही करने हैं। इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो वो हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कि ज्वेलर ने आपको इशू वाउचर में लिख कर दिया है 50 पीस डिक्लेयर्ड प्यूरिटी 916, और उसमें से यदि 4 पीस 750 निकलते हैं तो दैट इज सिग्निफिकेंट चेंज। ओके, तो वो हमें वहां पर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का तरीका आपको अपनी प्रोसीजर में लिखना है, आप कैसे करेंगे। दूसरा है पर्टिनेंट डिस्कशंस रिलेटिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है और उसके साथ अगर सेंटर के रिसीविंग इंचार्ज या ऑथोराइज पर्सन का कोई कस्टमर के साथ डिस्कशन हुआ है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना है। वो सेंटर को डिसाइड करना है वो कैसे रखेगा, और वो प्रोसीजर में मेंशन करना है। और तीसरा है रिजल्ट ऑफ वर्क, आपने जो हॉलमार्किंग का वर्क किया उसका रिजल्ट। ये 3 चीज हमें रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट में बताने ही बताने हैं, रिकॉर्ड करने ही है अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, तो यहां पर हमारा ये सब क्लॉज 4.4 भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट सब क्लॉज है हमारा मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट का 4.5, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ टेस्ट। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हमें अलाउ ही नहीं है। हॉलमार्किंग की कोई भी असेइंग एंड हॉलमार्किंग की कोई भी एक्टिविटी रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक की जो है, उसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी कभी भी नहीं कर सकते। यानी इन हाउस ही सब कुछ होगा हमारा काम। ठीक है, अभी आता है 4.6, दैट इज परचेजिंग सर्विसेज एंड सप्लाईज। यानी सेंटर में देखो सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन आई। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए वो हमने 4.1 में देखा। ऑर्गेनाइजेशन हमने कर ली, तो अब उसको स्थापित करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो वो हमने 4.2 में देखा। मैनेजमेंट सिस्टम बनी, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट आए, तो डॉक्यूमेंट का कंट्रोल कैसे करेंगे वो 4.3 में देखा। फिर डॉक्यूमेंट संस्था बन गई, मैनेजमेंट सिस्टम बन गई, डॉक्यूमेंट बन गए, तो चौथा आया काम आना शुरू हुआ। तो काम क्या काम आया, तो रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास अगर काम आता है तो उसको पूरा करने के लिए हमें इक्विपमेंट परचेज करने, हमें केमिकल्स परचेज करने पड़ेंगे, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स परचेज करने पड़ेंगे। तो परचेजिंग सर्विस एंड सप्लाईज, देखो ये पूरा सब सीरीज में है, आपको स्टैंडर्ड याद रखना हो तो ये बहुत सिंपल तरीका है। पहले ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फिर डॉक्यूमेंट, फिर रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, फिर परचेजिंग सर्विस, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आपको स्टैंडर्ड पूरा याद हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल वे। तो हम अभी देखते हैं 4.6 परचेजिंग सर्विसेज एंड सप्लाईज। तो उसका सब क्लॉज 1, सेंटर को अलग अलग सर्विस की और सप्लाई की जरूरत पड़ती है जब वो सेइंग और हॉलमार्किंग की एक्टिविटी करता है। ठीक है, हमें सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी और सप्लाईज की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये जो सर्विसेज और सप्लाईज जो हमारी है, सर्विसेज आप समझिए कौन सी हो सकती है। तो आपके जैसे एएमसी हो सकते हैं, सभी आपके इक्विपमेंट के वो सर्विस में आएंगे। फिर आपके कैलिब्रेशन करना है वो आपके सर्विस में आएंगे। आपको इंश्योरेंस लेना है वो आपके सर्विस में आएगा। तो ये सर्विसेज होती है, ऐसी कई सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं। और सप्लाईज जो है, सप्लाईज के अंदर हमारे इक्विपमेंट, मशीनरी, कंज्यूमेबल, केमिकल्स या इत्यादि इत्यादि जो है वो हमारे सप्लाईज हैं। तो हमें ये जो सर्विसेज और सप्लाईज की हॉलमार्किंग एक्टिविटी में जरूरत पड़नी है, उसको हम सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसकी प्रोसीजर हमें अपनी मैनुअल में डिस्क्राइब करनी है कि मेरी संस्था किस तरह से सर्विसेज और सप्लाईज को सिलेक्ट करेगा। और ये जो प्रोसीजर्स रहेंगी, इसके अंदर हमें कम से कम इन 3 चीजों को तो डॉक्यूमेंट करना ही करना है। सबसे पहला परचेज, कैसे परचेज करेंगे। दूसरा रिसेप्शन, वो जब हमने परचेज कर ली और हमारे पास आएगी तो उसको रिसीव कैसे करेंगे। और तीसरा है स्टोरेज, उसको हम स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज अप्लाई होंगी रिएजेंट्स और लेबोरेटरी कंज्यूमेबल मटेरियल्स के ऊपर।
इसी में नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.6.2, सेंटर को ये एंश्योर करना है कि उसके जितने भी सप्लाईज, रीएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स जो उसने परचेज करे हैं वह उसमें उसको क्या एंश्योर करना है। नंबर 1, जब तक उसका इंस्पेक्शन नहीं होगा या स्टैंडर्ड के जो स्पेसिफिकेशंस है उसके साथ उसकी कॉम्प्लायंस है या नहीं वो वेरीफाई नहीं करेंगे, या तो जो हमें टेस्ट कैरी ऑन करना है उसकी जो मेथड की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो सप्लाईज, रीएजेंट्स और कंज्यूमेबल है कि नहीं, तब तक हमें उनको यूज नहीं करना है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने समझिए नाइट्रिक एसिड का ड्रम परचेज किया है 50 लीटर का और आपके पास आ गया, ठीक है, तो आपको वो तब तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे। पहले आप देखेंगे इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे, उसमें सस्पेंडेड मटेरियल है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज आती है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कर रहा है या नहीं, तो उसके अंदर हैलाइड्स है या नहीं वो हम देखेंगे, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कॉम्प्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दो चीज हमें वेरीफाई करनी है। इसी तरह से आपके जितने भी सप्लाईज हैं, रीएजेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, उन सब के लिए आपको अपनी प्रोसीजर में ये लिखना है कि हम उसको कैसे कैसे इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है जो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ वो कॉम्प्लाई होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखने के बाद ही हमें उनको इस्तेमाल करना है और उसका हमें रिकॉर्ड अपने वहां पर मेंटेन करना है। ये जितने भी हमने चेक अप्लाई करे अपने सारे ही सप्लाईज के लिए, रीएजेंट्स के लिए और कंज्यूमेबल्स के लिए, उनका हमें रिकॉर्ड अपने वहां पर मेंटेन करना है। नेक्स्ट सब क्लॉज इसी क्लॉज के अंदर परचेजिंग सर्विस में है 4.3, ऐसी आइटम जो सेंटर की आउटपुट की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके जो परचेज डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर हमें इतना डेटा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ऑल सच परचेजिंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर टेक्निकल कंटेंट प्रायर टू रिलीज। यानी ऐसे जितने भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं उनका टेक्निकल कंटेंट जो है वो रिव्यू भी करना है हमें और अप्रूव भी करना है वो परचेज ऑर्डर रिलीज करने से पहले। ओके, ये परचेज डॉक्यूमेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट बताई गई है। नेक्स्ट सब क्लॉज 4.6.4, the center shall evaluate suppliers of consumable supplies and services and shall maintain records of such evaluations and list those approved। यानी हमारे पास ये सभी सर्विसेज के लिए, सप्लाईज के लिए जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, ठीक है, उन सबका हमें इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया आपको अपने सेंटर में बनाना पड़ेगा, उसको अपनी प्रोसीजर के अंदर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। उसमें आपको आपकी छोटी से छोटी चीज भी जो परचेज कर रहे हैं, चाहे पीएच पेपर हो, वो आपको उसके अंदर सभी के लिए मेंशन करना है अलग अलग डॉक्यूमेंट, और उसके इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया आपको फिक्स करने हैं और वो आपको सभी सप्लायर्स को लागू करके समय समय पर उसको इवैल्यूएट करने हैं और उस इवैल्यूएशन के आपको रिकॉर्ड अपनी फाइल में मेंटेन करने हैं। और उसमें से फिर आपके जो सिलेक्टेड सप्लायर्स होंगे, आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से जो उसके अंदर जितने भी सप्लायर्स थ्रू होंगे वो आपके अप्रूव्ड सप्लायर्स गिने जाएंगे। उनका लिस्ट आपको अलग से अपनी फाइल में अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स के हेडिंग के साथ मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये 4.6 भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया एंड वी हैव टाइम, तो हम 4.7 पर भी जाते हैं। तो क्लॉज 4.7 है सर्विस टू द कस्टमर। कस्टमर को सर्विस कैसे देनी है उसके बारे में ये क्लॉज डीप में हमें डिटेल में बताता है। सबसे पहला सब क्लॉज है 4.7.1,
द सेंटर shall cooperate with customers or their representatives in. सेंटर को कस्टमर या तो कस्टमर का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उसके साथ कोऑपरेट करना है। किन चीजों में? सबसे पहला क्लैरिफाइंग रिक्वेस्ट, कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। नंबर 2, मॉनिटरिंग द सेंटर्स परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू वर्क परफॉर्म, जो काम हमें परफॉर्म करना है उसके रिलेशन में हमारे सेंटर का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, उसको भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये काम करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है वो लास्ट में मेंशन किया है। सेंटर shall ensure confidentiality to other customers while doing so. ये दोनों काम करते हुए हमें इस बात की इंश्योरेंस देनी है कि हम एक कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके, उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.7.2, सेंटर shall take feedback either positive and negative from its customers which shall be used to improve. सेंटर को अपने कस्टमर्स के पास से समय समय पर लेना रहेगा। वो फीडबैक पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो उन दोनों फीडबैक का हमें इस्तेमाल किस लिए करना है? टू इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करना है? द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करने में, असेइंग एंड हॉलमार्किंग की एक्टिविटीज को इंप्रूव करने में, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने में। देखिए, मैंने कई जगह पर ऐसा देखा है कि सेंटर पॉजिटिव जो फीडबैक होते हैं उनको अपने पास रखता है और नेगेटिव फीडबैक को स्क्रैप कर देता है। ऐसा नहीं करना है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फीडबैक जो भी कस्टमर दे रहा है उसको आपको तहे दिल से अंतर मन से स्वीकार करके उसको अपनी फाइल में रखना है। उसका आपको पृथक्करण करना है, एनालिसिस करना है, और वो एनालिसिस करके आप क्या एक्शन लेंगे और किस तरह से अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आप इंप्रूव करेंगे, हॉलमार्किंग की एक्टिविटी को आप इंप्रूव करेंगे और कस्टमर की सर्विस को इंप्रूव करेंगे, वो आपको डिसाइड करके उसको डॉक्यूमेंट करना है और वो रिकॉर्ड आपको अपनी फाइल में मेंटेन करना है। ये जरूरी है। ओके, तो ये क्लॉज भी खत्म हो गया। नाउ कम्स 4.8 कंप्लेंट्स। क्या हम ये क्लॉज भी ले लें? ओके, ले लेते हैं कंप्लेंट्स। देख, कस्टमर को सर्विस देंगे, जैसे ही सर्विस देंगे ऐसे ही कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? आपने कार खरीदी नहीं थी अभी सोच बाग में कि मैं फला कार लूंगा, जैसे ही कार ले ली ऐसे ही कंप्लेंट चालू हो गई, भाई इसकी सर्विस करवानी है, इसके क्लच सही से काम नहीं कर रहा, इसकी ब्रेक में प्रॉब्लम है। तो कंप्लेंट जैसे ही काम शुरू करेंगे ऐसे ही कंप्लेंट हमेशा शुरू हो जाती है। तो कंप्लेंट्स को हम किस तरह से ओनर करना है और क्या करना है वो इस क्लॉज के अंदर कंप्लीटली बताया गया है। तो इसका फर्स्ट सब क्लॉज 4.8.1, सेंटर को प्रोसीजर बनानी है। किसके लिए? फॉर रिकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स जो आएंगी उसको वो किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, फिर उस पे कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसका क्या वो हल निकालेगा, उसका क्या सॉल्यूशन निकालेगा। ये कंप्लीटली उसकी एक प्रोसीजर हमें कंप्लेंट्स के लिए, हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स के लिए बनानी है। और जो इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस सेंटर करेगा उसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन दैट, इफ नेसेसरी, अगर जहां हमें जरूरत लगती है और जहां जहां हमें जरूरत महसूस होती है, सेंटर उन हर क्षेत्र में करेक्टिव एक्शंस लेगा। करेक्टिव एक्शंस लेनी पड़ेंगी उन क्षेत्र में। ठीक है? ओके। और इन सब चीजों के लिए सेंटर को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सभी कंप्लेंट्स जो रिसीव हुई हैं उसका उसने जो इन्वेस्टिगेशंस करके जो हकीकत पाई है वो, और करेक्टिव एक्शन अगर जरूरत पड़ी है तो उसने ली है और वो इंप्लीमेंट की है, वो भी उसको उन रिकॉर्ड्स के अंदर बताना पड़ेगा। राइट?
नेक्स्ट सब क्लॉज है कंप्लेंट का 4.8.2। हमारे पास जो भी कंप्लेंट कहीं से भी आती है वो हमको समय दे रखा है मैक्सिमम 1 मंथ का। 1 महीने में उस कंप्लेंट का सॉल्यूशन हमें कर ही देना है। और अगर वो 1 महीने में रिजॉल्व नहीं होती है तो कंपल्सरीली हमें उस कंप्लेंट को BIS की नॉलेज में लाना ही लाना है। ओके, उसका थर्ड सब क्लॉज है, अगर कोई कंप्लेंट चैलेंज होती है, कोई भी कंप्लेंट अगर चैलेंज होती है तो उस समय पर फाइनल अथॉरिटी उसको रिजॉल्व करने की या डिसीजन देने की किसके पास रहेगी? BIS के पास रहेगी, राइट। तो कंप्लेंट्स के लिए ये 3 ही चीज हमें खास ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट सब क्लॉज 48.4 for complaint. If a complaint or any other circumstances raises doubt about the center's compliance, अगर कोई कंप्लेंट या तो कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है अश्विन भाई, अश्विन भाई, आवाज नहीं आ रही है। अश्विन भाई, अश्विन भाई, हेलो, हेलो, सब लोग थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, अश्विन भाई अभी ज्वाइन होंगे दूसरे से। कॉन्टैक्ट अश्विन भाई। पण आज तू ना चाहिए, वो डिस्कनेक्ट हो गए किसी वजह से। प्लीज वेट, विल बी ज्वाइनिंग सून। अश्विन भाई, या आपकी आवाज चली गई थी तो फिर से वही क्लोज से चालू कीजिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है। ओके, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ, अभी आ रही है। जी। हाँ, अच्छा, कौन सा क्लॉज रह गया हमारा? 4.8.4। 4. ओके, आई एम गोइंग टू इट। ओके, 4. ओके, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, अगर कभी कोई कंप्लेंट या कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जिसमें सेंटर की खुद की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो उसने बनाई है वो या तो 15820 की कोई रिक्वायरमेंट है, वो या तो असेइंग या हॉलमार्किंग की जो क्वालिटी है वो, उसके बारे में कोई संशय उत्पन्न होता है, कोई डाउट रेज होता है, उस समय पे हमें क्या करना है? सेंटर शैल एंश्योर दैट such areas of activity and responsibility involved are promptly audited as per the procedures laid down. उस समय पे सेंटर को ये इंश्योर करना है कि ऐसे जितने भी एरियाज हैं उसके, या तो उसके साथ नहीं, ऐसे जितने भी एरियाज हैं और उसमें जिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है वो सभी के सभी को वो ऑडिट करेगा। ये वो अपनी प्रोसीजर में लिख सकता है कि वो इंटरनल ऑडिट करेगा या किसी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करके ऑडिट करवाएगा, ठीक है, वो उसको अपनी प्रोसीजर के अंदर लिखना है। तो दिस इज वेरी क्लियर कि कभी कोई कंप्लेंट ऐसी आती है जिससे हमें अपनी ही प्रोसीजर और पॉलिसीज में डाउट क्रिएट होता है, या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट में डाउट क्रिएट होता है, या अपनी क्वालिटी में डाउट क्रिएट होता है, तो हमें उस समय पे उस एरिया को ऑडिट करना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है
स्टॉप मार्किंग, सस्पेंशन ऑफ हॉलमार्किंग, वो सबसे सही और इसको फिट उदाहरण है। नेचुरली कब स्टॉप मार्किंग आएगा? जब डाउट रेज होता है कि हम इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, या हम क्वालिटी जो असेइंग एंड हॉलमार्किंग की जो है उसको कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस समय में इंटरनल ऑडिट करना जरूरी है, राइट। तो ये 4.8 तक हम आज ले रहे हैं, 4.9 से कल आगे बढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स के हम लोग कल सिर्फ 4.1 देखा था, आज हमने 4.2 से लेकर 4.8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। नाउ वी आर स्टार्ट